हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संसदीय समितियों की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि दो तरह की समितियां हम संविधान में पढ़ते हैं। एक तो वो जो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई थी और एक वो जो संसदीय समितियां हैं जो वर्तमान में मौजूद हैं। तो संसदीय समितियों का ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो लेकिन समितियाँ आती हैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम संसदीय समितियों को देखते हैं, है ना, आज के इस टॉपिक में। तो देखो संसदीय समितियाँ, ये संसदीय समितियाँ कुल दो प्रकार की होती हैं। पहले है ना, इन्हें दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप इन संसदीय समितियों को। और इन संसदीय समितियों में सबसे पहला प्रकार है जिसे हम कहते हैं स्थायी समितियाँ। तो स्थायी समितियाँ सबसे पहले प्रकार में आती हैं। और उसके बाद दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं तदर्थ समितियाँ। अब हम देखेंगे स्थायी समितियां कई प्रकार की हैं। जैसे स्थायी समितियां कुल मिला के 6 प्रकार की होती हैं। तो 6 प्रकार की स्थायी समितियां हैं। ये 6 प्रकार की जो स्थायी समितियां आप देखेंगे, इसमें हम 2 प्रकार तो अभी करेंगे बोर्ड पे ही, और बाकी जो 4 प्रकार बचेंगे वो 4 प्रकार को हम बाद में देखेंगे। बाद का मतलब है कि वीडियो के अंत में मैं स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा, तो वो आपको पढ़ने हैं। आपको ध्यान रखना है कि वनडे एग्जाम से लेकर और पीसीएस तक के एग्जाम में जो स्थायी समितियों के जो 2 प्रकार हैं वही ज़्यादा पूछे जाते हैं और वही आते भी हैं। और इसके अलावा जो और समितियां, उनके नाम बहुत ही कम, आप पुराने साल के कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखो, जो एग्ज़ाम पेपर जो पिछले 10 साल के हों, तो उनमें आपको नहीं मिलेगी कोई भी ऐसी समिति जो इन 2 प्रकार के अलावा हो। तो देखो 6 प्रकार में आपको 2 प्रकार फिलहाल अभी करने हैं, जिनमें एक प्रकार है जिसे हम कहते हैं वित्तीय समितियाँ। तो वित्तीय समितियाँ जो हैं वो स्थायी समितियों का ही भाग हैं, और वित्तीय समितियां हम पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले। फिर 24 प्रकार की और कुछ समितियां हैं जिन्हें हम विभागीय समितियों के रूप में जानते हैं। तो विभागीय समितियां कुल कितनी हैं? 24 प्रकार की हैं। पहले ये 17 हुई, फिर 24 हो गई, और पहले एक भी नहीं थी, है ना। तो ये 24 समितियां हैं कुल जो विभागीय समितियां हैं। और इसके अलावा फिर 4 प्रकार की समितियां और हैं। तो हम बाद में लिखेंगे। अभी हम वित्तीय समितियां और विभागीय समितियों को देखते हैं। इसी प्रकार से देखो तदर्थ समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक जांच समितियां होती हैं, है ना, जांच समितियां होती हैं एक, जिनमें जांच के लिए बनाई जाती हैं। जो जैसे आपको याद होगा कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो एक समिति बनाई गई थी पीसी चाको की अध्यक्षता में, है ना। तो वो समिति ऐसी थी जिसने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को उजागर किया, है ना, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाले की बात की। तो उसके लिए वो घोटाले या भ्रष्टाचार के लिए की जांच के लिए बनाई गई थी जांच समिति। तो ऐसी बहुत सारी जांच समितियां हैं। तदर्थ समितियां जो है वो अस्थायी प्रकार की होती हैं, जो समय समय पर बनाई जाती हैं और समय पूरा होने के बाद वो स्थगित कर दी जाती हैं, समाप्त कर दी जाती हैं। जबकि ये वाली जो समितियां, स्थायी समितियां, ये हमेशा रहती हैं। बस इनका जो सदस्य हैं, इनके जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल चेंज होता रहता है, यानी कि वो हटते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी समिति एक टाइम के बाद समाप्त कर दी जाती है ना। अगर स्क्रीन पे देखने में प्रॉब्लम आए, इस पे बोर्ड पे देखने में दिक्कत आए, तो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आएगा, है ना, टाइप किया हुआ आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वीडियो की क्वालिटी में कुछ गड़बड़ है ना, थोड़ा हो सकता है कहीं पर फ्लैश ज़्यादा हो रहा हो, इसलिए। तो आपको ध्यान रखना है कि तदर्थ समितियों में एक जांच समितियां होती हैं और एक दूसरा प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं सलाहकार समितियां। तो एक सलाहकार समितियां होती हैं। इस प्रकार से तदर्थ समितियां भी 2 प्रकार की हो गई, और इधर स्थायी समितियां भी 6 प्रकार की हो गई। तो स्थायी समितियां 6 प्रकार की, तदर्थ समितियां 2 प्रकार की। अब आप देखो वित्तीय समितियां जो लिखी थी हमने, ये वित्तीय समितियां भी 3 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार होता है इनमें जिसे हम कहते हैं लोक लेखा समिति। तो एक तो लोक लेखा समिति होती है ना, एक प्रकार हो गया लोक लेखा समिति। दूसरा जो प्रकार है वो है प्राक्कलन समिति। तो एक होता है प्राक्कलन समिति, है ना, प्राक्कलन समिति, प्रारंभिक आकलन यानी कि प्राक्कलन समिति। फिर दूसरा प्रकार जो है वो है सार्वजनिक उद्यम समिति। तो सार्वजनिक उद्यम समिति, है ना। आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि स्क्रीन पे आपको
इंग्लिश में भी लिख के आ रहा है और हिंदी में भी, दोनों में, और एक एक करके अब इन समितियों की बात करेंगे। तो ये लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समितियां हैं जो हर वनडे एग्जाम में आपको मिलती हैं, है ना, देखने को पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो इन्हें ज़रूर अच्छे से करें। और उसके बाद हमारा, आपने देखा कि हमारा जो है एक ट्रेंड वो यही है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो हम पहले करते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो कम ज़रूरी है वो लास्ट में, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआती बिल्कुल जो है वित्तीय समितियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं लोक लेखा समिति। अब आप देखो लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति के बारे में सबसे पहली बात कि लोक लेखा समिति तब बनी, 1919 का अधिनियम आया और 1919 के अधिनियम में 1921 में इसकी स्थापना की गई। जब 1921 में इसकी स्थापना की गई, उसके बाद आज़ादी के बाद भी ये समिति कायम है और अभी तक है ना, वर्तमान में है। इस समिति में कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। 22 का मतलब 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, है ना। स्क्रीन पे देख लीजिए आप एक बार। और इस समिति में जो लोकसभा के मेंबर है 15 मेंबर, वो मेंबर में से ही कोई एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है और वो अध्यक्ष की नियुक्ति जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के जो 15 मेंबर हैं उनमें से अध्यक्ष बनाया जाता है इस समिति का। एक परंपरा ये रही है कि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो विपक्ष के नेता होंगे। ये परंपरा पिछले कुछ सालों में पड़ी है ना। शुरू में नहीं थी बिल्कुल, जब ये 1921 में बनी होगी तब नहीं थी। तो आपको याद रखना, आज़ादी के बाद भी काफ़ी टाइम तक नहीं रही। 1967 का वो साल था जब 1967 से ये परंपरा शुरू हुई कि विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होगा। तो अब वही चलता आ रहा है। इस समय विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो इसकी और कुछ खास बातें, जैसे इस समिति में किसी भी मंत्री को जगह नहीं मिल सकती, यानी कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता कभी भी। और इसके अतिरिक्त इस समिति की एक और विशेषता यह है कि समिति के सदस्यों का जो चुनाव है वो उसी रीति से होता है जिस रीति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इन सारे सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोक लेखा समिति का जो कार्य है वो क्या है। तो लोक लेखा समिति का कार्य ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रतिवेदन रखवाए जाते हैं संसद में, और वो प्रतिवेदन किसके होते हैं, सीएजी यानी कि नियंत्रक मालिका परीक्षक के। तो नियंत्रक मालिका परीक्षक जो सरकार का लेखा जोखा है ना, उसका जो ब्यौरा देता है एक रिपोर्ट के माध्यम से, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति रखवाते हैं कहाँ पर, संसद के पटल पर। और फिर उन रिपोर्ट्स का, यानी कि सीएजी की वो रिपोर्ट जो राष्ट्रपति ने संसद में रखवाई है, उस रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति का नाम इंग्लिश में क्या है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मतलब ही यही है कि ये जो सरकार का लेखा है ना, या फिर सार्वजनिक उद्यमों का जो लेखा है, या कोई भी ऐसा अकाउंट जिसकी रिपोर्ट है ना किसने की है, सीएजी ने, और वो रिपोर्ट कहाँ रखवाई गई है, संसद में, तो उसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। तो लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण जांच समिति है एक प्रकार की, है ना। लेकिन ये कैसी है, स्थायी प्रवृत्ति की है ना। तो आपको इसमें मेन बातें क्या याद रखनी है, एक तो सदस्य जरूर याद रखना है, लोकसभा के राज्यसभा के कितने कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, है ना। इसका अध्यक्ष कौन होता है, कौन नियुक्त करता है अध्यक्ष को। कार्यकाल याद रखना है, कार्यकाल मैंने नहीं बताया, तो कार्यकाल याद रखना है कि सभी सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लेकिन लोक लेखा समिति का जब आपसे कार्यकाल पूछा जाए तो वो पूरे मतलब हमेशा होता है, यानी कि स्थायी होता है। तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल स्थायी, सदस्यों का 1 वर्ष, ठीक है। फिर देखो ऐसी प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति को आप ऐसे समझिए कि प्रारंभिक आकलन, आकलन यानी कि प्रारंभिक आकलन। इस समिति के द्वारा जो काम किया जाता है वो ऐसा होता है, जो बजट पूरी तरह जब पास होता है बजट, तो बजट का प्रारंभिक आकलन करने का काम इस समिति का है। इस समिति की स्थापना भी 1921 के समय हुई, लेकिन आज़ादी के बाद जॉन मथाई एक व्यक्ति थे जो वित्त मंत्री भी रहे। तो जॉन मथाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर इस कमेटी या इस समिति की स्थापना हुई 1950 में। 1950 से ये समिति लगातार काम कर रही है। और इस समिति में जो मेंबर होते हैं, शुरुआत में जब ये गठित की गई थी 1950 में, उस समय केवल इसमें 25 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में इसमें कुल मिला के 30 सदस्य होते हैं। और विशेषता यह है कि 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से ही आते हैं। और साथ ही साथ जैसे हमने लोक लेखा समिति में देखा था कि उसमें जो अध्यक्ष होता है लोक लेखा समिति का, वो विपक्ष का नेता होता है। लेकिन इसमें जो अध्यक्ष होता है इस समिति का, वो निर्विवाद रूप से अध्यक्ष जो होता है वो
प्राक्कलन समिति में वो सत्ता पक्ष का ही होता है और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं उन मेंबर में से ही किसी एक व्यक्ति को लोकसभा का स्पीकर है ना इसका अध्यक्ष बना देता है। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा के स्पीकर के द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जो लोकसभा का ही कोई मेंबर और विशेष तौर से सत्ता पक्ष का कोई नेता होता है। तो इस बात को याद रखना है, 1 वर्ष का इसका भी कार्यकाल होता है। इसके सदस्यों का भी जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और समानुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अब इसका कार्य क्या है, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया, प्राक्कलन समिति का कार्य है कि एक एस्टीमेट तैयार करना या आकलन तैयार करना कि कहीं सरकार बजट में कहीं ज़्यादा धन तो नहीं मांग रही है, कि बजट में उसका जो व्यय, जो उसने अनुदान की मांग का जो विधेयक पास कराया है ना सरकार ने, है ना, लोकसभा राज्यसभा में, तो वह अनुदान की मांग में जो मांग की गई है, जो डिमांड ग्रांट फॉर डिमांड है, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है। तो इसीलिए इस समिति को मितव्ययी समिति भी कहते हैं। मितव्ययी का मतलब कि ये खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करती है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस समिति जो है ना केवल एक प्रकार की सलाहकार प्रकार की समितियां हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये जो आदेश देंगी वो मानना ही होगा, बस ये क्या करती हैं, सलाह देती हैं और ये कोशिश करती हैं कि जो बजट है उसमें फिजूल खर्ची ना हो। तो स्पेशली प्राक्कलन समिति जो है क्या कोशिश करती है कि बजट के माध्यम से फिजूल खर्ची ना हो। तो ये देखो बजट के टाइम पे आ रही है ना, और लोकलेखा समिति तब आ रही है जब पूरा बजट है ना लागू हो चुका है, पूरा साल बीत चुका है और अगला वाला बजट आने वाला है। तो जो पिछले बजट का जो लेखा जोखा CAG ने है ना दिया है रिपोर्ट में, उसकी जांच लोकलेखा समिति करती है। तो ये बजट के बिल्कुल अंत में है ना, और ये बजट के बिल्कुल प्रारंभ में। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों समितियों को जुड़वा वहन भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, जुड़वा वहन, लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ये दोनों हिसाब किताब का काम कर रही हैं, है ना, उसकी जांच कर रही हैं, फिर सलाह दे रही हैं। अब देखो सार्वजनिक उद्यम समिति, इस समिति की स्थापना कृष्ण मेनन, एक व्यक्ति थे, कृष्ण मेनन की समिति थी, उनकी सिफारिश पर की गई। किसकी? सार्वजनिक उद्यम समिति की स्थापना। सार्वजनिक उद्यम समिति नहीं लिखा हमने बीच में, इसमें उद्यम कर लेना है ना। सार्वजनिक उद्यम समिति यानी कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस कंपनियां होती हैं उनके लेखाओं की जांच करने का काम इस समिति का है। तो आप देखिए शुरू से याद रखेंगे कि 1964 का टाइम था जब कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति की स्थापना की गई। इस समिति में प्रारंभ में मात्र 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। लेकिन बाद में है ना 1974 की बात है जब 1974 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 15 और 7 यानी कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से है। और इनमें भी यही होता है जैसे पिछली वाली लोकलेखा समिति में था कि इसमें भी जो 15 सदस्य हैं लोकसभा के, उसी लोकसभा के 15 सदस्यों में से ही कोई इसका अध्यक्ष बनता है ना। तो आपको ध्यान रखना तीनों समितियों में जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते। इन तीनों समितियों में मंत्रियों को जगह नहीं दी जाती, यानी कि मंत्री इन तीनों समितियों में नहीं हो सकते। और इसके अलावा तीनों के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है ना। और साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इन तीनों समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो कई बातें बिल्कुल कॉमन है ना। और दूसरी बात स्थायी समितियां हैं। अब देखो सार्वजनिक उद्यम समिति का कार्य वो तो बताया नहीं मैंने। तो सार्वजनिक उद्यम समिति का जो कार्य है वो सिंपल सा है कि CAG एक रिपोर्ट तैयार करता है कि जो भारत में जो सार्वजनिक उद्यम है, पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उनका लेखा जोखा क्या है, यानी कि उनका अकाउंट क्या है ना। तो उस अकाउंट की जांच करके जो रिपोर्ट तैयार करता है CAG, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति रखवाता है कहाँ पर, संसद में, और फिर उस रिपोर्ट की जांच करती है सार्वजनिक उद्यम समिति। तो तीनों समितियां एक प्रकार की जांच एवं सलाहकारी संस्थाएं हैं, समितियां हैं, और इन तीनों में की विशेषताएं बहुत कॉमन है। तो तीनों समितियों को याद रखेंगे, बहुत बार आई हैं पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपने स्क्रीन पे भी देख ली हैं अच्छे से, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको हर समिति के बारे में जो 4-5 बातें हैं हर समिति के बारे में वो पता लग जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्थायी समितियों में दूसरे प्रकार की समितियों की, जिन्हें हम कहते हैं विभागीय समितियां। तो स्थायी समितियों में फिर आती हैं विभागीय समितियां। देखिए विभागीय समितियों की जो शुरुआत हुई है ना, वो हुई है 1993 से। यानी कि हुआ यह है कि संसद की एक नियम समिति होती है, तो संसद की नियम समिति के द्वारा एक रिकमेंडेशन दी गई और नियम समिति के कहने पर 1993 में है ना 1993 में 17 विभागीय समितियों की स्थापना की गई। यानी कि 17 विभागीय समितियां बनाई गई थी, है ना, कब? 1993 में। उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद 2004 में इसमें 7 समितियां और जोड़ दी गई।
तो 17 और 7 कितनी हो जाएंगी, कुल मिला के हो गई 24। तो कुल मिला के 24 समितियां वर्तमान में इसमें काम कर रही हैं, है ना, विभागीय समितियों के अंतर्गत। तो कुल मिला के इस समय 24 समितियां हैं, है ना, क्या है वो विभागीय समितियां हैं। इससे ये पता लगता है कि भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने मंत्रालय हैं, सबकी कोई ना कोई समिति है। तो कुल मिला के सारे विभागों के कामकाज के लिए, उनको चेक करने के लिए, उन्हें उन पर सलाह देने के लिए ये विभागीय समितियों को बनाया गया है। इन विभागीय समितियों की विशेषता है, देखो इन विभागीय समितियों में कुल मिला के सब में सबकी एक साथ बात कर रहे हैं तो टोटल कितनी होगी, 24 हो गई। 2004 से है, 2004 से 24 है। इन सारी समितियों में कुल मिला के 31 सदस्य होते हैं टोटल, है ना, 31 मेंबर होते हैं। इन 31 मेंबर में जो 21 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से, और जो 10 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा मेंबर में से 21 चुने जाते हैं, और फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा से भी कितने 10 मेंबर चुने जाते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 21 और 10 31। इसमें भी कुछ चीज़ें सेम है वित्तीय समितियों की तरह, कि इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी एक ही वर्ष होता है, और उसके बाद 1 वर्ष बाद नए सदस्य आ जाते हैं। ये ऐसे सदस्य हैं जो कोई भी मंत्री नहीं हो सकते। तो जैसे उसमें था वित्तीय समितियों में, वैसे यहाँ पे कि कोई मंत्री इन विभागीय समितियों का अध्यक्ष नहीं हो सकता। तो एक ही बार में याद कर लो कि सभी प्रकार की जितनी भी स्थायी समितियां हैं उनमें कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होगा जो मंत्री हो। अगर वो मंत्री बन जाता है तो उसे उस समिति का स्थान रिक्त करना पड़ेगा, यानी कि छोड़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देखो आप कि इन समितियों में, जैसे मैंने कहा कि कुल मिला के 24 समितियां हैं, तो 24 समितियों में भी आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की कुल 16 समितियां, है ना, और राज्यसभा की कुल 8 समितियां होती हैं, यानी कि 16 और 8 में डिवाइड है। तो राज्यसभा की 8 समितियां बनती हैं और लोकसभा की कुल मिला के 16 समितियां बनती हैं। तो इस प्रकार से 24 समितियां हैं क्या, जो स्थायी समितियां हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्थायी समितियों में आपको वित्तीय समितियां तीनों महत्वपूर्ण जो याद रखनी है, और 24 समितियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। तो उम्मीद है कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखो आप तदर्थ समितियों की जो बात है, वो जांच समितियां हैं, सलाहकार समितियां 2 भागों में डिवाइड है, और वो बहुत सारी हैं, तो हम उन्हें नहीं लिखेंगे, और उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। वो जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेती हैं तब तक उनके मेंबर और वो समितियां बने रहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो स्थायी समितियां हैं, स्थायी समितियों में जो 6 प्रकार हैं, उन 6 प्रकार में 2 तो आपने देख लिए, है ना, वित्तीय समितियां और विभागीय समितियां। अब आपको 4 जो प्रकार हैं वो आपको स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर या आपकी यूट्यूब स्क्रीन पर आपको दिख रही होंगी। वो 4 समितियां कौन कौन से प्रकार की हैं, फिर उसके अंदर भी प्रकार हैं, लेकिन वो किसी वनडे एग्जाम से लेकर यूपीएसआई या किसी भी पीसीएस तक के एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए हमने वो नहीं की हैं। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। अगला वीडियो भी हम बनाएंगे जल्दी, और उस वीडियो में आपको लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें हैं उन्हें याद करने का मैं एक तरीका बताऊंगा, बहुत आसान, और वो भी वीडियो बहुत छोटा होगा, 10 मिनट से 10, 12, 15 मिनट का, जैसे ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही। तो दोस्तों लगे रहिए। और दूसरी बात कि आपका जो एग्जाम था यूपीएसआई का वो हट गया, नवंबर में पहुंच गया, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, बढ़िया करके तैयारी कीजिए। हमारे बहुत सारे पॉलिटी के वीडियो हैं जो आपको यूपीएसआई के एग्जाम में बहुत काम आएंगे। एक वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जिसमें 40 जजमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट के, वो अच्छा खासा रन भी कर रहा है, तो उसे जरूर देखिए। इसके अलावा आधारभूत ढांचे के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई के लिए विशेष तौर से बहुत सारे वीडियो महत्वपूर्ण है, उन्हें जरूर देख लीजिए। पीसीएस में भी आपको देखो बहुत सारे सवाल मिलेंगे, जब पीसीएस का पेपर 24 तारीख को होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे इन वीडियो से आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन सारे वीडियो से फ़ायदा लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।